सादर प्रणाम। मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और हमारी खास पेशकश चर्चा स्वागत है। चर्चा में आज का हमारा विषय बड़ा महत्वपूर्ण है। हमारा विषय जो है वो ये कहता है कि टूल किट, डिजिटल हथियार किस पर वार। सोशल मीडिया की भाषा टूल एक डिजिटल हथियार के तौर पर शब्दावली में प्रयोग इस समय हिंदुस्तान में किया जा रहा है, जिसके जरिए हम किसी विषय पर अपनी योजना देते हैं और उसे संबंधित लोगों में साझा करते हैं। लेकिन कई बार इस्तेमाल करने की आपकी मंशा के कारण योजना बनाने की पद्धति सवालों के घेरे में आ जाती है। टूल किट को लेकर ताजा संदर्भ किसान आंदोलन की पृष्ठभूमि है। टूल किट पर ताजा बवाल स्वीडिश पर्यावरण कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग के सोशल किए गए ट्वीट से हुआ। इस ट्वीट को लेकर दिल्ली पुलिस ने दावा किया है कि जब ग्रेटा थनबर्ग ने गलती से टूल किट लीक किया तो दिशा बेहद डर गई थी। उन्होंने ही ग्रेटा को वह पहला टूल किट डिलीट करने को कहा था। पूरा मामला कुल मिलाकर यह है कि ग्रेटा थनबर्ग जो देश की नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक जानी मानी पर्यावरण कार्यकर्ता है, उन्होंने किसान आंदोलन के साथ में अपनी संवेदनाएं और समर्थन को जाहिर किया था। दिल्ली पुलिस ने इसी मामले के संदर्भ में बताया है टूल किट के संदर्भ में। टूल किट का प्रयोग इस समय ऐसे किया जा रहा है मानो कि कोई परमाणु बम है जिसके माध्यम से देश तहस नहस हो जाएगा। और इसके तहत 3 लोगों के खिलाफ सीधे तौर पर मामला दर्ज किया गया है, जिसमें से एक दिशा रवि थी। 2 नाम औरतें शांतनु और निकिता। दिशा को गिरफ्तार किया जा चुका है। तमाम कानूनविद उनकी गिरफ्तारी के तौर तरीकों को लेकर सवाल उठा रहे हैं। बेंगलोर में उन्हें गिरफ्तार किया गया, लेकिन पेश दिल्ली में किया गया अदालत में। लोग सवाल उठा रहे हैं कि कानून की व्यवस्थाओं के अंदर को उन्हें पहले बेंगलोर में ही मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत किया जाना था, उसके बाद में ट्रांजिट रिमांड लिया जाना था, उसके बाद ही उनकी बाकी प्रक्रिया को किया जाता। लेकिन शांतनु और निकिता इस मामले में थोड़े से भाग्यशाली रहे। उन्हें अंदेशा हुआ, उन्होंने अदालत का रुख पहले कर लिया और वहां से उन्हें अग्रिम जमानत भी हासिल हो गई। लेकिन इन सब की पृष्ठभूमि में जो चर्चा में विषय वो है राजद्रोह के संदर्भ में। राजद्रोह बनाम राष्ट्रद्रोह, ये सवाल पर ही आज हम बात करने की कोशिश करेंगे। समझने की कोशिश करेंगे कि सरकार का विरोध करना कैसे राजद्रोह की श्रेणी में आ जाता है और कब यह राष्ट्रद्रोह के तौर पर परिभाषित कर लिया जाता है। क्या दिशा रवि का किसान आंदोलन के साथ जुड़ना अपने आप में एक देश विरोधी गतिविधि के तौर पर देखा जाए? जानने की कोशिश ये भी करेंगे कि 20-22 साल की दिशा रवि ने ऐसा कुछ क्या कर दिया है जिसने पूरे देश को स्तब्ध कर दिया है और अचानक दिल्ली पुलिस, जो देश की आन बान और शान है, उसे लगता है कि उसने दिशा रवि को गिरफ्तार करके देश को आने वाली एक बड़ी मुसीबत से बचा लिया है। भारतीय जनता पार्टी और सत्तारूढ़ दल इस मुद्दे पर विपक्ष के तौर तरीकों को लेकर भी सवाल उठा रहे हैं। विपक्ष अर्थात चाहे वो दिग्विजय सिंह हो, चाहे चिदंबरम हो, कपिल सिब्बल हो, अरविंद केजरीवाल हो, ये सब दिशा रवि के साथ हैं। और भाजपा का कहना है कि जब भी देश विरोधी बातें होती हैं, कांग्रेस का हाथ बड़ी मजबूती के साथ इन लोगों के ही साथ दिखाई देता है। क्या वाकई इसमें कोई सच्चाई है? ये भी हमारी चर्चा का विषय हुआ। आज हम इसी संदर्भ में पूरे विस्तार से चर्चा करेंगे। 4 खास मेहमान हमारे साथ चर्चा का हिस्सा बनने के लिए जुड़ चुके हैं, जिनके साथ हम मिलकर समझेंगे कि राजद्रोह और राष्ट्रद्रोह के संदर्भ में कैसे देश आगे बढ़ रहा है। पर इस संदर्भ में बात करें, उन लोगों से आपका परिचय भी कराएं, उससे पहले समय है आज के विचार सूत्र का। हमारा आज का विचार सूत्र बड़ा संक्षिप्त है, कालिदास जी का दिया हुआ है। उन्होंने संस्कृत में एक श्लोक कहा था, उसके अंदर उन्होंने कहा कि अपते पदम पर्यंति ही श्रुतवंतो तथोपि रजो निमि लोत्या, अर्थात विद्वान लोग भी आवेग से अंधे होने पर कुपथ में पैर धर ही देते हैं। अर्थात जब आप आवेग में होते हैं तो ऐसे रास्ते पर चल पड़ते हैं जो रास्ता सही नहीं होता है। तो क्या किसान आंदोलन को लेकर गुस्से में आई सरकार जिस राह पर चल पड़ी है और उसके अनुसार पुलिस जो कुछ कर रही है वो क्या वाकई सही रास्ते पर है? ये भी हमारे विचार का विषय होना चाहिए। और इस विषय पर चर्चा करने के लिए जो 4 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनमें से कांग्रेस की तेज तर्रार प्रवक्ता अलका लांबा जी हमारे साथ में हैं। भारतीय जनता पार्टी से, भारतीय जनता पार्टी का एक दिग्गज चेहरा, उत्तर प्रदेश में कई बार मंत्री रहे, हरिश्चंद्र श्रीवास्तव जी आज खासतौर पर हमारे साथ जुड़े हैं। देश के जाने माने पत्रकार श्रवण गर्ग जी अपनी बेबाक टिप्पणी करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं और साथ ही कानूनी पहलुओं को साझा करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में उप महाधिवक्ता मनोज गोरकेला जी भी हमारे साथ में जुड़े हुए। आप सभी का स्वागत है। चर्चा की शुरुआत अलका जी से करते हैं। अलका जी, देश विरोधियों के साथ कांग्रेस का हाथ, भारतीय जनता पार्टी और सत्तारूढ़ दल बड़ी मुखरता से यह बात कहता है
और समय समय पर कांग्रेस के द्वारा उसे साबित करने का भरपूर प्रयास भी होता है। तात्कालिक मामला भी ऐसा ही है। ग्रेटा थेनबर्ग समेत तमाम अंतर्राष्ट्रीय हस्तियां देश को बदनाम करने में, देश को बांटने की कोशिश में हैं, और उनमें जो लोग देश में बैठकर हिस्सेदारी कर रहे थे, आप उनकी तरफदारी कर रहे हैं। इस तरीके का काम करते हुए आप लोगों को बिल्कुल भी लज्जा का अनुभव नहीं होता? ऐसा भाजपा का सवाल है। थोड़ा रोशनी डालेंगे कि ऐसे देश विरोधी कृत्यों में क्यों आप इतना कूदकर साथ देने के लिए तत्पर रहते हैं? डॉक्टर वंशु, जब आप मुझसे ये सवाल कर रहे हैं भाजपा की ओर से, कश्मीर के अंदर 2 साल के भीतर चौथी बार यूरोपियन डेलीगेशन, विदेशी राजनयिकों का दल पहुंचा है जी। ये हमारा आंतरिक मामला नहीं है। कश्मीर आज देश विदेश की अखबारें लिख रही हैं कश्मीर पर, हमारे आंतरिक मामले पर, और पूरी तरह से अपनी जो है बात को अपने तरीकों से रखकर हस्तक्षेप हो रहा है। कश्मीर हमारा आंदोलनी मामला है, ठीक उसी तरह जिस तरह से किसान आंदोलन हमारा मामला है। हमें बिल्कुल आपत्ति है अगर ग्रेटा थेनबर्ग कुछ कहती है। आप समझ रहे हैं, क्योंकि मौका तो आप दे रहे हैं ना, भारत की सरकार दे रही है। आप दिशा रवि के केस में, मैं नहीं कह रही, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश दीपक गुप्ता ने कहा है, मैंने उस पूरी टूलकिट के डॉक्यूमेंट को पढ़ा है, कहीं कुछ भी गैर कानूनी उन्हें नहीं दिखा। सुप्रीम कोर्ट के ही सबसे सीनियर लॉयर कॉलिन गोंसाल्विस ने कहा है कि उन्हें भी कुछ भी इसमें ऐसा नहीं लगा जिससे देश की सुरक्षा को खतरा हो। उसके बाद हाईकोर्ट तक ने कह दिया है कि यूएपीए जैसे देशद्रोह के जो आप मुकदमे किसी पे भी उठा देते हैं। मैं नहीं कह रही, पार्लियामेंट में खड़े होकर भारत सरकार के गृह राज्य मंत्री ने बताया है, जब पूछा गया कि देशद्रोह के मामले कितनों पर दर्ज हुए, तो पता लगा पिछले 4 साल में, मात्र पिछले 4 साल में 5,922 लोगों पर इन्होंने मुकदमे ठोक दिए। ठीक है, दिशा रवि पे भी ठोक दिया इन्होंने नवदीप कौर पे भी ठोक दिया, निकिता पे ठोक दिया, शांतनु पे ठोक दिया, हम पे भी ठोक दीजिए। जो सरकार के खिलाफ बोलेगा वो देशद्रोह हो गया। अब इसमें आप देखिए आरोप कितनों पर तय हुए, 5-6 हजार लोगों पर यूएपीए के तहत मुकदमे दर्ज किए। 98% लोगों पर आज तक आरोप ही नहीं तय कर पा रही सरकार। आप समझ रहे हैं, सिर्फ एक राजनीतिक हथियार यूएपीए को बनाकर इन युवा बच्चों को, छात्रों को मैं कहूंगी, जो सरकार के खिलाफ, हमारे टाइम पर जब मैं छात्रा थी, ये फेसबुक, ट्विटर, टूलकिट पता ही नहीं था होता क्या, गूगल, लेकिन आज छात्र इन्हें हथियार बनाकर अपने हक, अपने अधिकार और सरकारों की नीतियों के खिलाफ मुखर होकर लोकतंत्र और संविधान में मिले अधिकार के तहत बोल रहे हैं। निकिता को जब उठाया गया, उसकी मां और पुलिस थी, उसको वहां से उठाकर बेंगलोर से दिल्ली लाएगा, वकील नहीं था। कहां कोर्ट पे पेश किया जाएगा, कितने बजे, किसी को पता नहीं था। वकील जब तक मुहैया होता तब तक कोर्ट अपनी 7 दिन की जो रिमांड पुलिस ने मांगी थी 5 दिन के लिए उसे भेज दिया। इसका फायदा जो है शांतनु और निकिता ने उठाया अपने संवैधानिक कानूनी अधिकारों का, और उन्हें देखिए आपकी कोर्ट ने जो है वो बकायदा उन्हें 3 हफ्ते की छूट दे दी कि उनका अरेस्ट नहीं होगा, क्योंकि कोर्ट को भी कहीं ना कहीं लग रहा है इसमें ऐसा कुछ नहीं है जिसे जो है षड्यंत्र, साजिश देश की सुरक्षा से जोड़कर देखा जा रहा है। तो साफ सी बात है, शुरुआत आपको भी पता है, हमें भी पता है, हुई कहां से थी। अध्यादेश लाया गया, कानून थोपा गया पूंजीपति मित्रों द्वारा, उसके बाद जो है इस कानून पर किसान आंदोलन शुरू हो जाता है, सुप्रीम कोर्ट रोक लगा देता है, 26 जनवरी को षड्यंत्र होता है, फेल हो गया, अंतरराष्ट्रीय साजिशों का हवाला दिया गया, वहां पर भी कुछ नहीं हुआ। तो अब इन छात्रों को, युवाओं को, जो पर्यावरण पे ये बच्ची काम कर रही थी, वकील नहीं दिया। आज कोर्ट ने एफआईआर तक इस बच्ची को नहीं मिली है। मैं बच्ची इसलिए कह रही हूँ, माफी चाहूंगी, माँ है, मेरा 23 साल का खुद बेटा, तो मेरे लिए तो बच्चे हैं, पर इस दिशा रवि को के वकील की एफआईआर देने के लिए कोर्ट जाना पड़ा, गर्म कपड़े इस लड़की को मिले, कोर्ट को आदेश करना पड़ा, कोर्ट को फटकार लगानी पड़ी कि आपने नवदीप कौर में, ये मैं नहीं करी, हरियाणा हाई कोर्ट ने हरियाणा की भाजपा की सरकार को, पुलिस को फटकार लगाते हुए नवदीप को जो है वो बरी किया है, ये कहते हुए कि ये अवैध गिरफ्तारी और नोटिस जारी किया हरियाणा की सरकार और पुलिस को कि जवाब दे हाईकोर्ट को, ये कैसी गिरफ्तारियां आप कर रहे हैं, मात्र लोकतंत्र में उठ रही अपने खिलाफ, सरकार के खिलाफ, भारत के खिलाफ नहीं है, सरकार के खिलाफ, सरकार के 3 कानूनों के खिलाफ। दिशा रवि भी वही कर रही थी, अपने लोकतांत्रिक अधिकारों के तहत वो पर्यावरण पे काम कर रही है। उसने एक टूल किट बनाया, वो टूल किट हम सब बनाते हैं, हमें जो हैश ट्रेंड मिलता है, मैसेज मिलता है, पॉलिटिकल पार्टी भाजपा का भी है, सबका है। ये आज की कोई गैर कानूनी काम नहीं करते। जब आप टूल किट बनाते हो तो आप कोई गैर कानूनी काम नहीं करते, और ये कुछ गुप्त भी नहीं है, ये पब्लिक में सार्वजनिक होता है। आप भी ज्वाइन कर सकते हैं, हम भी ज्वाइन कर सकते हैं, और पुलिस भी से कुछ छुपा नहीं है, वो पब्लिक था। पुलिस को अगर कुछ लग रहा था तो शुरू से इस पे नजर रखकर इसे रोका क्यों नहीं गया, लेकिन एक षड्यंत्र जब सब जगह फेल हुआ तो अब यहाँ पर इन्हें दबाने लगा। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं सरकार खुद एक षड्यंत्र रचकर किसी भी तरह से
अब आप देख लीजिए पूरे आंदोलन को जो है जाटों का आंदोलन बनाया जा रहा है। पहले सिख और मुस्लिम पर किया जा रहा था, फिर पंजाब हरियाणा किया जा रहा था। आज पंजाब में आपने देखा, जी पंजाब में सूखा साफ हो गया है। ये वो पंजाब है जहां का किसान आंदोलित है, जहां पर भाजपा, अकाली दल, आम आदमी पार्टी का सुपड़ा साफ हो गया और कांग्रेस एक तरफा जीती है। तो क्यों ना इस फैसले को भारत सरकार उनके 3 कानूनों के खिलाफ मैंडेट माना जाए, क्योंकि जरा सा चुनाव कहीं जीतते हैं हैदराबाद में तो मोदी सरकार की जीत बताते हैं। तो पंजाब किसान कृषि प्रधान राज्य है सबसे बड़ा, वहां पर चुनाव में सुपड़ा साफ हुआ है। ये तो सरकार के मुफीद ही तर्क है अलका जी, क्योंकि सरकार तो पहले ही कह रही है केवल एक राज्य का आंदोलन है। बहुत मुश्किल अब 2.5 राज्यों तक पहुंची है सरकार और भाजपा इसे मानने के संदर्भ में। तो एक राज्य का आंदोलन था, वहां का जनादेश उनकी टिप्पणी के अनुरूप ही आया है। लेकिन अभी हम अपने विषय पर रहते हैं। इस टूल किट के संदर्भ में आपसे जानने में दिलचस्पी इस बात को लेकर है कि आप लोग इतनी जल्दी नतीजे पर क्यों पहुंच गए। भाजपा सरकार अभी अपने आरोपों को साबित करेगी, आप इतनी जल्दी दिशा रवि को बेगुनाह करार देते हुए उस बच्ची के समर्थन में क्यों इतनी जल्दी कूद गए, यह सवाल है। जिनके ऊपर राजद्रोह जैसा गंभीर आरोप लगाया गया है, उसके साथ खड़े होने में डर नहीं लगता आपको? डॉक्टर हिमांशु, आरोप तो पिछले 4 साल में 6000 लोगों पर लगाए गए, उन्हें गिरफ्तार किया गया, उन्हें जेल भेजा गया, उन्हें मानसिक प्रताड़ित हर तरीके से किया गया। क्यों नहीं 98% मामलों में आरोप भी तय कर पाए पिछले 4 साल में? यही से साबित होता है ना। और रिहा हुए लोग, रिहा हुए क्योंकि पता लग गया इकरार। और आप बताइए ना, दीपक गुप्ता जो हमारे पूर्व न्यायाधीश है सुप्रीम कोर्ट के, और हमारे वकील जो है, ये इनका राजनीति से क्या लेते हैं? तमाम लोगों की टिप्पणियों का हवाला देते हुए अलका जी सवाल उठा रही है इस पूरी कार्रवाई के संदर्भ में। लेकिन इस कार्रवाई का समर्थन करने के लिए हमारे साथ में हरिश्चंद्र श्रीवास्तव जी हैं। देश के प्रति बहुत ही समर्पित पार्टी है जिसका नाम भारतीय जनता पार्टी है। देश हित के लिए ही जीना और मरना इस पार्टी के कार्यकर्ताओं का मूल ध्येय है। तो आपसे जानने में दिलचस्पी है हरीश जी, क्या हो गया आपकी इस पूरी कमिटमेंट को? 2 दिन के अंदर इतने गंभीर आरोप दिल्ली पुलिस ने जिन पर लगाए थे, अदालत उनको अग्रिम जमानत दे रही है। गिरफ्तारी के बाद जमानत भी नहीं, अग्रिम जमानत। आपके आरोपों में गंभीरता नहीं है, इसलिए या अदालतें भी आंदोलनकारियों के साथ हो गई, ऐसा कुछ आप महसूस कर रहे हैं? देखिए डॉक्टर साहब, पहली बात तो मैं बता दूं कि मैं हरिश्चंद्र श्रीवास्तव हूं, पार्टी का प्रवक्ता हूं जी, लेकिन पूर्व मंत्री नहीं हूं जी। आपने परिचय मेरे बताया था कि पूर्व मंत्री, तो मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं जी। और दूसरी बात, देखिए ये जो पूरा का टूल किट का जो पूरा मामला सामने आया है, मुझे न्यायालय के जो आदेश है उस पर कोई मैं टिप्पणी नहीं कर सकता। न्यायालय का अपना दृष्टिकोण है और अपने दृष्टिकोण के हिसाब से उसने आदेश किया है। लेकिन ये जो पूरा का पूरा मसला है, जो लोग इस टूल किट मसले में उन लोगों के साथ खड़े हैं जिनके खिलाफ, जो भारत के खिलाफ एक अंतर्राष्ट्रीय साजिश में इन्वॉल्व हैं, इन लोगों की दिशा रवि, शांतनु और इन लोगों की जो जूम मीटिंग है जिसमें 70 लोग शामिल हुए थे जी, और उसमें कनाडा बेस्ड जो पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन है जी, उसके लोग भी शामिल हुए थे जी। तो कांग्रेस के लोग क्या इस बात का जवाब देंगे जी, या जो लोग उनके पक्ष में खड़े हैं जी, वो क्या इस बात का जवाब देंगे कि देश की मर्यादा, देश की संप्रभुता, देश का आन बान शान वो प्रमुख है, या इस तरह के लोकतंत्र के अधिकारों के नाम पे जो लोग इस तरह की काम कर रहे हैं उनको छूट दी जानी चाहिए। माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी अभी एक मामले में ये बात कही कि अभिव्यक्ति के आधार, अभिव्यक्ति का जो अधिकार है वो असीमित नहीं है जी। तो ये जो लोग इस तरह के लोगों के साथ जो आतंकवादी गतिविधियों में सम्मिलित हैं, जिनकी भागीदारी पाई जाती है, जो लोग बड़े गंभीर, मैं माफी चाहूंगा ऋषि आपको बीच में रोकने के, बड़ी गंभीर किस्म के आरोप आप लगा रहे हैं। जूम मीटिंग में शामिल हुए 70 लोग थे, पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन है, कोई दस्तावेज आपके पास में है कि भारत सरकार ने पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन को आतंकवादी संगठन घोषित किया हुआ है? ऐसी कोई जानकारी आपके पास तो हमसे साझा करें कि एक आतंकी संगठन के साथ बैठक में ये लोग शामिल हुए थे। किसान आंदोलन के संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर समर्थन जुटाने की कोशिश की जा रही है तो इसमें ऐतराज की बात क्या है? तमाम अंतर्राष्ट्रीय संगठन समय समय पर हिस्सेदारी करते हैं। म्यांमार में अगर अभी कोई कार्रवाई हुई है,
उसके संदर्भ में यहां के लोग अगर उसे गलत बता दे रहे हैं तो इसके संदर्भ में भी कोई कार्रवाई आप करने जा रहे हैं? ट्रंप के संदर्भ में वहां पर जो हिंसा हुई, भारत में बैठे हुए तमाम लोगों ने इसकी निंदा की, तो इसके संदर्भ में आपकी टिप्पणी क्या इसी रूप में रहने वाली है? किसान आंदोलन के समर्थन में कुछ भी किया जाना, सरकार के फैसलों का विरोध किया जाना देश के विरोध के तौर पर समझा जाएगा? क्या अब हम इस युग में जिएंगे? क्या सरकार का विरोध देश के विरोध के तौर पर देखा जाएगा? यह मूल सवाल है। क्या हरीशचंद्र श्रीवास्तव जी ये कहने के लिए तैयार है कि अब भाजपा ही देश है और सरकार के खिलाफ बोलना है यानी देश के खिलाफ बोलना है? हिमांशु जी, आपके सवाल हो गए, अब उसका जवाब भी सुन लीजिए जी। अगर कोई निंदा करना किसी बात की, किसी बात के समर्थन या विरोध में खड़े होना, वो अलग है कि हमने अपने विचार की अभिव्यक्ति की जी। लेकिन ऐसे संगठन जो देश विरोधी गतिविधियों में लगे हुए हैं, उनके साथ अगर उनका इन्वॉल्वमेंट किसी जूम मीटिंग में है और आप उनके साथ इस तरह के आंदोलनों की खिलाफत कर रहे हैं, एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इन चीजों को जोड़ रहे हैं, तो ये कहीं न कहीं राष्ट्र की मर्यादा के साथ खिलवाड़ है। राष्ट्र की मर्यादा सर्वोपरि है और ये 11 दिसंबर को जैसा मीडिया माध्यमों में आया है, जैसा कि पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन में इन चीजों को कैसा किया है, सारे मीडिया माध्यमों में है ये चीजें। क्या खुलासा किया है? आप रोशनी डालिए ना श्रीवास्तव जी, बड़े जिम्मेदार पद पर आप हैं। आपने कहा आपका सवाल हो गए, मेरा सवाल है, पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन, भारत सरकार ने उसे आतंकी संगठन घोषित किया है क्या आप इस कार्यक्रम में कहने के लिए तैयार हैं कि हां वो एक आतंकी संगठन है और भारत सरकार ने उसे प्रतिबंधित किया है? देखिए, इन सब विषयों पे, इन सवालों को तो आप जो पुलिस डिपार्टमेंट है दिल्ली का, उससे आप जानकारी करिए, उससे पूछिए। जो बातें आई हैं मीडिया माध्यमों में, मैं वो बात कह रहा हूं जी, और जो खुलासा हुआ है वो बात मैं आपको कह रहा हूं। क्या खुलासा हुआ है? थोड़ा रोशनी डालें सर। चलिए, जानकारी के लिए आप वहां मैंने बताया तो आपको कि इन लोगों की जूम मीटिंग हुई जिसमें 70 लोग शामिल हुए थे और उसमें पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन के भी लोग शामिल हुए थे जी। और 11 दिसंबर को जम्मू में इन लोगों की मीटिंग हुई थी। जो 26 जनवरी की जो दिल्ली में जो कुछ हुआ किसान आंदोलन के नाम पे, उसकी जो रचना थी वो उसी दिन रची गई थी जी। तो उसकी जांच कर रही है और इतनी बेसब्री नहीं होनी चाहिए। अगर दिल्ली का पुलिस कमिश्नर या दिल्ली का पुलिस डिपार्टमेंट इसकी जांच पड़ताल कर रहा है तो उनकी जांच पड़ताल पे भरोसा करिए। ये नहीं कि अगर हमने सोच लिया कुछ और हम अपने तर्कों से हम अपने तर्क गढ़ लें और उसका जजमेंट निकाल दें। अरे ये 2 सवाल आपसे कर लेता हूं। आप मेरे निष्कर्षों पर सवाल उठा रहे हैं, अलका जी की टिप्पणियों पर भी बात कहना चाह रहे हैं। 11 दिसंबर को योजना बन गई थी, 26 जनवरी को उसी का अनुरूप घटित हो गया। क्या ऐसे दिल्ली पुलिस कमिश्नर को, वहां के पुलिस व्यवस्था को बदले जाने की जरूरत आप महसूस नहीं करते? क्या कर रहा है आपकी देश की सरकार? इतनी मजबूत सरकार होते हुए 11 दिसंबर की बनी योजना 40 दिन बाद सफलतापूर्वक अगर क्रियान्वित हो जाती है, इसके लिए जिम्मेदार किसको ठहराएंगे? देश के गृह मंत्री को, दिल्ली की पुलिस को, या किसी और को? पहला सवाल आपसे। दूसरा ये कि 26 जनवरी की योजना इन लोगों ने बनाई थी, एक भी दस्तावेज तो लेकर नहीं आए हैं जिसमें पता चले कि ये योजना ऐसे हुई थी। केवल कहने भर से देश मान लेगा क्या? और अगर इतना ही सही है आपकी बात, तो अदालतों ने ऐसे कुख्यात किस्म की अपराधियों को अग्रिम जमानत दे दी। क्या हो रहा है देश में? आप इसमें सवाल नहीं उठाएंगे? देखिए, वो तो सवाल आप अदालत से उठाइए और जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनसे पूछिए। तो कोई जरूरी नहीं कि सारे तथ्य आपके सामने उजागर कर दें। वो अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। सारा मामला जब इन्वेस्टिगेशन जिस निष्कर्ष पर पहुंच जाएगा तब वो सारी बातें सामने लाएंगे। और दूसरी बात आप किसान आंदोलन की 26 जनवरी की बात कह रहे हैं। क्या आप चाहते थे कि किसानों उन लोगों पे गोली चला देती पुलिस? क्या आप कल को उसको दूसरा जलियांवाला बाग नहीं करार देते? आप क्या चाहते थे? या जो लोग इस तरह की बात करते वो क्या चाहते थे कि उनके ऊपर गोलीबारी करती पुलिस? ये अगर पुलिस ने उस दिन संयम बरता तो आप उसकी नाकामी मानते हैं। तो आप किसी चीज की व्याख्या कई तरीके से कर सकते हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि वहां के पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन ने 26 जनवरी को संयम बरता कि किसी की जान माल। हरीश जी के पास तर्क का थोड़ा अभाव है। उनसे जब सवाल किया जा रहा है वो बोल रही है इसके संदर्भ में आप पुलिस से बात कीजिए।
सरकार आपकी है, मजबूत सरकार आपकी है, देश का संचालन आपकी पार्टी की सरकार कर रही है और आप उस पार्टी के जिम्मेदार प्रवक्ता है, लेकिन आप उस पर कुछ कहना नहीं चाहते हैं, बाकी सब कुछ कहना चाहते हैं। लेकिन मैं एक बार तकनीकी बिंदुओं के लिए मनोज गोरकेला साहब के पास आना चाहता हूं और फिर श्रवण जी के पास जाऊंगा। मनोज जी, जानने में दिलचस्पी है कि ये जो धारा 124A के तहत कार्रवाई है, इतनी सरलता से कार्रवाई हो जाती है और उसकी जो पूरी क्रियान्वयन की पद्धति रही दिशा के संदर्भ में, कानूनी दृष्टि से कितना जायज और कितना नाजायज, वकील के तौर पर आप साझा करेंगे हमसे? मैं डॉक्टर हिमांशु जी आपको बताना चाहूंगा जी कि मैं खुद इन्वेस्टिगेशन पढ़ाता हूं जी। पुलिस ऑफिसर्स को इन्वेस्टिगेशन पढ़ाता हूं और सुप्रीम कोर्ट में मोस्टली क्रिमिनल केसेस है मेरे पास। अभी 4 राज्यों का गवर्नमेंट लॉयर हूं मैं सुप्रीम कोर्ट में। मेरा एक छोटा सा एग्जांपल है, मैं एक एग्जांपल बताना चाहता हूं इस देश की जनता को जी। कहीं पर कोई शांतिपूर्वक रैली हो रही है फॉर एग्जांपल, उस रैली में अगर भारत में एक ही पुलिस काम नहीं कर रही है, बहुत सारे इंटेलिजेंसी ब्यूरो काम कर रहे हैं जी। उसमें आईबी है, इंटरनेशनल इंटेलिजेंसी है, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है। अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन को यह लगता है कि कुछ लोग इस भीड़ के अंदर कुछ डैमेज करना चाह रहे हैं, कुछ नुकसान करना चाह रहे हैं, तो पुलिस ऐसे लोगों को शक के बेसिस पे भी अरेस्ट कर सकती है, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर सकती है जी। अब आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, मैं एक लॉयर हूं, एक डिप्टी एडवोकेट जनरल हूं जी। कोई चीज गलत हुई है, सही हुई है, ये कहने का अधिकार सिर्फ जो है कोर्ट को होता है जी। आपने कई मुकदमे ऐसे देखे जिसमें पता नहीं चला, बल्कि नोएडा का मुकदमा था जिसमें पता नहीं चला कि मदर ने हत्या करा या फादर ने हत्या करा जी। 3 इन्वेस्टिगेशन एजेंसी पता नहीं कर पाई। लास्ट में कोर्ट ने ट्रायल किया और कोर्ट ने पूरे ट्रायल के बाद, हम लोगों को कई बार जब ट्रायल होता है, जब 164 के बयान होते हैं, क्रॉस एग्जामिनेशन में तो होता है, उसमें पता चलता है कि इसने अपराध क्या किया, तब जाके कोर्ट उसको पनिशमेंट देती है जी। 2 तरह के पनिशमेंट होते हैं, एक होता है मुलजिम, एक होता है मुजरिम जी। तो ये व्यक्ति मुलजिम है, ये व्यक्ति मुजरिम है, ये डिसाइड करना कोर्ट का काम है जी। जहां तक बात है एफआईआर, जहां तक मैटर केस की बात है, मैंने ये पूरा केस स्टडी किया था, सारा मैटर पढ़ा। तो ये एक FFF इंडिया करके जो ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें एक चीज लिखी थी, मैं एक विजिटिंग प्रोफेसर भी हूं, बच्चों को पढ़ाता हूं, PhD स्टूडेंट को पढ़ाता हूं। इसमें FFF जो इंडिया है, इसमें ये है, इसको जब पढ़ेंगे आप, फ्राइडे फॉर फ्यूचर इंडिया जी। इस दुनिया को हम ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि आप फ्राइडे को जब आप पढ़ते हैं, आपको केमिस्ट्री पढ़नी है, फिजिक्स पढ़ना है, आपको साइंस पढ़ना है, आपको मैथमेटिक्स पढ़ना है, आपको डिफरेंट सब्जेक्ट पढ़ने हैं, वहां पर बच्चे बंक करके या छोड़ के आप देश के एनवायरनमेंट के बारे में काम कर रहे हैं। बल्कि एनवायरनमेंट ठीक है जी। हम बच्चों को सोशल अवेयरनेस दिलाना चाहते हैं, हम चाहते हैं देश में चाइल्ड लेबर खत्म हो, देश में महिलाओं पर अत्याचार खत्म हो बच्चों को। लेकिन अगर हम ज्यादा एक टॉपिक पे बच्चों को फोर्स कर देंगे तो उनको लगेगा कि हम एक इस दुनिया, भारत में नहीं, एक बहुत बड़े बुरी जगह, बुरे ग्रह में रह रहे हैं जी। तो इस तरह का ऑर्गेनाइजेशन। दूसरी बात, ये ऑर्गेनाइजेशन ने जब भी कोई टूल किट बनाता है तो प्री प्लान्ड एक्शन होता है जी। आज जो भारत में किसान आंदोलन कर रहे हैं, दिल्ली पुलिस ने उनको बोला, उन पर भरोसा किया किसानों पे, और दिल्ली पुलिस ने कहा कि आप शांतिपूर्वक मार्च करिए फाइनली, और सुप्रीम कोर्ट ने बोला दिल्ली पुलिस डिसाइड करे। अब उसके बाद कुछ ऐसे एलिमेंट थे जिन्होंने, क्योंकि देखो संविधान ये कहता है कि आप प्रोटेस्ट करिए, पीसफुल प्रोटेस्ट होना चाहिए, और देश की गरिमा, देश की संविधान के दायरे के अंदर जो है, जो कि आईपीसी के किसी सेक्शन का वायलेशन करे बगैर आप जो है आंदोलन करिए। तो ऐसी सिचुएशन में पहले जो ग्रेटा जो थनबर्ग है, उन्होंने एक ट्वीट डाला, बाद में खुद ही उसको डिलीट किया जी। प्लान कर रहे हैं। अब ये तो पुलिस को लगेगा, इतनी सारी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, बहुत सारी चीजें कॉन्फिडेंशियल है, उनको लगा होगा कि ये चीजें बहुत सारी नेगेटिव करेंगी, पॉजिटिव करेंगी। और मैं ये बेल एप्लीकेशन मैंने पढ़ी थी, इसमें लोग बोल रहे हैं बेल मिल गई उनको, लेकिन ये 10 दिन की जो 10 दिन का जो ये बेल मिली है 10 दिन के लिए, 10 दिन के लिए इन दोनों को दिल्ली आके बेल लेनी पड़ेगी, इसमें रेगुलर बेल लेनी पड़ेगी। उसका जज डिसाइड करेंगे कि बेल मिलेगी या नहीं मिलेगी।
फिलहाल इनको जो ट्रांजिट बेल होती है, एंटिसिपेटरी बेल होती है, जो औरंगाबाद हाईकोर्ट ने इनको बेल दी है, ट्रांजिट बेल दी है। तो मेरा मानना है ये इन्वेस्टिगेशन का इश्यू है सबसे इंपॉर्टेंट, और इन्वेस्टिगेशन में आज कई बार हम लोगों को प्रैक्टिस, हम लोग जब ये लीगल जुडिशरी में हम मनोज जी, आपने काफी विस्तार से बात कही है, लेकिन मैं थोड़ा मुद्दों पर सीमित रहना चाहता हूं क्योंकि मेरे साथ बाकी पैनलिस्ट भी हैं। आपसे जानना चाहता हूं, आप इतनी सारी बात कह रहे हैं और आप तो क्रिमिनल के ही लॉयर हैं। दिशा की गिरफ्तारी बेंगलोर में हुई और उसको मजिस्ट्रेट के सामने सीधे दिल्ली में प्रस्तुत किया गया। आप कानून के प्रोफेसर भी हैं, विजिटिंग प्रोफेसर भी हैं, 4 राज्यों के जो है कानूनी सलाहकार भी हैं, सर्वोच्च न्यायालय में उप महाधिवक्ता भी हैं। पालन हुआ या नहीं हुआ, इसके संदर्भ में आपसे सवाल है, क्योंकि तमाम कानूनविद ये कह रहे हैं कि दिल्ली पुलिस ने जो कुछ किया वो कानून के दायरे में नहीं था। आप इसके संदर्भ में एक संक्षिप्त टिप्पणी हमसे साझा करेंगे? हाँ, एक्चुअली जो इनको कोई भी पुलिस एफआईआर जो हुई है, एफआईआर वहां होती है जहां कॉज ऑफ एक्शन हुआ है जी, और कॉज ऑफ एक्शन अगर दिल्ली में हुआ है, एफआईआर दिल्ली में हुई है, और वो कॉज ऑफ एक्शन जहां पर हुआ है, अगर कोई व्यक्ति सपोज बॉम्बे में है, बैंगलोर में है, कर्नाटक में है, क्योंकि हम भारत में रह रहे हैं और हमारा आईपीसी सीआरपीसी पहले जम्मू कश्मीर में एप्लीकेबल नहीं था, अब पूरे भारतवर्ष में एप्लीकेबल है। जब कोई व्यक्ति कहीं पर ऑफेंस करता है तो वो पुलिस इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर भारत के किसी भी कोने से उसको अरेस्ट करके ला सकता है। उसे मजिस्ट्रेट के सामने बेंगलोर में प्रस्तुत करने की कोई जरूरत नहीं थी। आपने एक्शन के संदर्भ में बात कही, दिशा ने टूल किट एडिट की, बेंगलोर में की, एक्शन तो वहां हुआ, दिल्ली के संदर्भ में तो उसकी कोई सहभागिता अभी तक तो आई नहीं है। आपसे जानने में दिलचस्पी है माननीय वकील साहब कि क्या उसे बेंगलोर में मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना चाहिए था या नहीं, पहला सवाल। दूसरा, उसे वकील उपलब्ध कराना चाहिए था या नहीं, ये दूसरा सवाल। दोनों पर स्पष्ट बात कहने की स्थिति में मनोज जी है या कुछ सरकार की सहूलियत के अनुसार ही राय देने के लिए है? इन्वेस्टिगेशन पुलिस 154 में एफआईआर करती है, उसके बाद पुलिस अरेस्ट करती है, और अरेस्ट करने में पुलिस ये नहीं कहती कि आप वकील लो और वकील आप ये करो। आप ये 2 लोगों को एंटिसिपेटरी ट्रांजिट एंटिसिपेटरी बेल लिए तो पुलिस ने नहीं बोला कि आप इस वकील के पास जाइए, नहीं जाइए। अगर किसी व्यक्ति को कहीं पर कोई अरेस्ट किया जाता है तो उस व्यक्ति की जिम्मेदारी होती है कि वो पुलिस को बोले और रेगुलर बेल, ट्रांजिट बेल जो भी लेना है उसका वकील करे। पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है उसकी। और उसे वकील उपलब्ध नहीं कराने दिया जा रहा है, वकील तक उसे पहुंचने नहीं दिया जा रहा है, इसे आप अपराध नहीं मानते हैं? इसके संदर्भ में आपको नहीं लगता है कि उसके साथ कोई ज्यादती हो रही है जो उसके राइट्स हैं उसके संदर्भ में? ऐसा मनोज जी का स्पष्ट तौर पर मानना है कि एक व्यक्ति जिसको गिरफ्तार कर लिया गया है उसे वकील हासिल करना इस देश के संविधान के अंतर्गत, इस देश की कानून व्यवस्था के अंतर्गत कोई अधिकार नहीं है? अधिकार है, पूरा अधिकार है। लेकिन मैं आपसे एक बात कहना चाह रहा हूं, आज की डेट में रात के 12 बजे अगर किसी व्यक्ति को पुलिस कहीं से अरेस्ट करती है, उसको हम लोग अगर मुझे कई बार फोन आया, मुझे रात के 11 बजे फोन आया कि साहब मुझे पुलिस। मनोज, हम विषय पर रहते हैं ना, आप दिशा को लेकर बात करें ना। दिशा के संदर्भ में रात के 12 बजे की कहानी नहीं है। दिशा के संदर्भ में जो कुछ घटित हुआ है वो देश के सामने है, और देश के सम्मुख यह है कि दिशा को वकील नहीं मिला। इन आरोपों की जद में दिल्ली पुलिस है। क्या कहेंगे आप, सही हुआ गलत हुआ? एक लाइन में आपको आंसर देना चाहता हूं जी। किसी भी व्यक्ति को रात के 12 बजे दिन में कभी भी पुलिस उठाए तो उनके पेरेंट्स वो खुद लॉयर को अप्रोच करते हैं, न कि पुलिस वाले उसको लॉयर लाके देते हैं। सिंपल सा एक लाइन में आंसर। मनोज गोरकेला ये बात को थोड़ा सा घुमा दे रहे हैं। जब उसकी हिरासत में आ गया और पुलिस उसे वकील से बात ही नहीं करने देगी तो वो किस व्यवस्था के तहत वकील तक पहुंचेगा, ये केवल मनोज जी ही जानते होंगे, हम तो कम से कम नहीं जानते। अलका जी कोई हस्तक्षेप कर जा रही, उनकी बात सुनते हैं और फिर श्रवण जी के पास चलते हैं। जी अलका जी, आपने जो सवाल शुरू किया था वो 124A राजद्रोह के मामले पर जो दर्ज किया उस पे सवाल था। अब इसकी हकीकत जान लीजिए। 2019 में ही जब 6ठा संशोधन यूएपीए में किया गया, उसके बाद मात्र 1 साल में 96 मामले डाले गए, और वो सब थे जो सरकार की नीतियों के खिलाफ थे। कोई उनका आपराधिक मामला कभी नहीं रहा। 96 में से आरोप मात्र 2 पर ही तय कर पाए हैं। 29 लोग बरी हुए हैं, दोष मुक्त हुए इन सब प्रक्रिया, बदनामी के बाद, हैरासमेंट के बाद, और 65 मामले में तो आरोप ही तय नहीं हुए। यानी कि 96 में से 2 पर ही आरोप तय कर पाए हैं। यानी कि एक हथियार आप इस्तेमाल कर लीजिए उससे डराने के लिए। दिशा रवि के साथ जितने लोग टूल किट में जुड़े थे या पर्यावरण कार्यकर्ता थे, वो सब डरे और सहमे हुए हैं, क्योंकि वो छात्र हैं
वो एक आम आंदोलन कार्यकर्ता है जो पर्यावरण पे काम कर रहे थे, किसानों का समर्थन करने लग गए, उस टूल किट पे आ गए। आज वो सबको खौफजदा करके खामोश करने की एक खामोश करने की कोशिश है। सवाल इस बात को लेकर भी है कि क्या उस टूल किट में, जो दिल्ली पुलिस का दावा है कि सब कुछ योजना के अनुरूप ही हुआ जैसा टूल किट में था, जानने में दिलचस्पी देश को जरूर है कि क्या उस टूल किट के अंतर्गत यह बताया गया था कि किसानों को किस तरीके से दिल्ली के अंदर दाखिल हो जाना है, दाखिल होकर लाल किले पर चढ़ाई कर देनी है, लाल किले पर जो है अपना झंडा फहरा देना है। ऐसी जानकारी अगर उस टूल किट के अंतर्गत है तो वाकई गंभीर मसला है और ऐसे लोगों को समाज में खुला छोड़े रखने का कोई कारण नहीं है। अलका जी जितनी भी पैरवी करे, लेकिन ऐसे लोगों को हिरासत में ही होना चाहिए। पर ये तथ्य तो सामने आने चाहिए जिसका इंतजार देश कर रहा है। लेकिन मैं श्रवण जी के पास चलता हूं। श्रवण जी जो एक बारीक निगाह देश के हर घटनाक्रम पर रखते हैं, मनोज जी के तर्कों को आपने सुना, हरिश्चंद्र श्रीवास्तव जी की बात को भी आपने सुना ही श्रवण जी, अलका जी जो कह रही हैं वो आपसे छुपा नहीं। अब इन सब की पृष्ठभूमि में एक पत्रकार इस पूरे घटनाक्रम को किस नजरिए से देख रहा है? सब कुछ देश के खिलाफ हो रहा है, क्या सरकार के खिलाफ जो कुछ भी कुछ कर रहा है उसको ठीक करने का काम ठीक से हो रहा है? हिमांशु, मैं दिशा रवि के बारे में नहीं बोल रहा हूँ जी, और निकिता के बारे में भी नहीं बोलूंगा जी, और शांतनु के बारे में भी नहीं बोलूंगा, और कनाडा में जो एक और अभी सूत्र हाथ लगा है वैनकूवर में जी, उसके बारे में भी नहीं बोलूंगा, क्योंकि ये सूची लंबी होने वाली है। और राहुल गांधी ने अभी कहा पौंडीचेरी में कि उनकी भी गिरफ्तारी हो जानी चाहिए या होगी, ये टूल किट के बारे में अगर कह रहे हैं जी, तो हो सकता है कि 100, 200, 1000, 10,000 लोगों की गिरफ्तारी हो जाए। जी, तब आप इतनी डिबेट तो उन लोगों पर नहीं कर सकते, जी, हर एक आदमी। मैं कुछ जनरल चीजें बात करना चाहता हूं। जी, मैं बात ये करना चाहता हूं कि एक डेमोक्रेटिक लड़ाई है, प्रजातंत्र की लड़ाई है, जी। प्रजातंत्र के लिए है, और जो लोग हैं उनका भी यकीन प्रजातंत्र में है। उस लड़ाई को आप डेमोक्रेटिक टूल किट से लड़ना चाहते हैं कि वो जो टूल किट है जो सरकार इस्तेमाल करना चाहती है वो पुलिस की टूल किट है जी, या आतंक की टूल किट है। जी, लोगों की लड़ाई प्रजातंत्र की है और आपकी टूल किट जो है आतंक की है, डराने की है। लोग आपके कहे अनुसार, प्रधानमंत्री के कहे अनुसार डिजिटल इंडिया में प्रवेश करना चाहते हैं, और आप कह रहे हैं कि डिजिटल इंडिया में मत जाइए। जी, जो डिजिटल इंडिया हम बताएंगे वो डिजिटल इंडिया है, आपका बनाया हुआ डिजिटल इंडिया नहीं है। जी, प्रधानमंत्री संयुक्त राष्ट्र में क्लाइमेट चेंज में भारत के कंट्रीब्यूशन की बात करते हैं कि कितने कार्बन फुटप्रिंट के लिए क्या काम किया, पर देश में क्लाइमेट चेंज के लिए नहीं काम करते, वो पॉलिटिकल क्लाइमेट चेंज करने के लिए काम करते हैं। जी, उनका क्लाइमेट चेंज से कोई मतलब नहीं है, पॉलिटिकल क्लाइमेट उनके अनुकूल होना चाहिए। जी, एक मुझे जो खतरा नजर आता है हिमांशु जी, वो ये है कि टूल किट, तो खैर दीपक गुप्ता की बात बताई उन्होंने, अलका लांबा जी ने बताई और आपने भी बताई, मैंने भी पढ़ी है कि उसमें उनको कुछ मिला नहीं है। मैं अगर आप कहें तो पढ़ के सुना दूं, दीपक गुप्ता जी ने जो कहा है कि नन ऑफ द कंटेंट्स ऑफ द टूल किट लिंक टू द दिशा एंड अवेलेबल इन द पब्लिक डोमेन इज एन इंसाइटमेंट टू वायलेंस। दीपक गुप्ता ने ये कहा है। खैर मैं उस पर बात ही नहीं कर रहा हूं जी, मैं बात जनरल कर रहा हूं कि प्रधानमंत्री या सरकार को सलाह कौन दे रहा है। जी, सलाह क्या पार्टी दे रही है, पार्टी में जो डेमोक्रेटिक एलिमेंट्स हैं वो दे रहे हैं, कि कोई सशस्त्र सेनाओं के रिटायर्ड लोग या पुलिस के जो आतंकवादियों से निपटते रहे वो लोग सलाह दे रहे हैं। जी, ये मैं चिंतित इसलिए हूं जी, कि एक एक करके सरकार सबको दुश्मन बना रही है। जी, किसानों को बनाया, प्रवासी मजदूरों को बना लिया, फिर कहा बूढ़े और महिलाएं चली जाएं वहां मोर्चे से, सिंगू बॉर्डर से,
फिर इतने लोग मर गए वहां सिंगो बॉर्डर पे, तमाम जगह। और अब जो युवा लोग थे, जो प्रधानमंत्री के वोट बैंक हैं, माने जाते हैं, प्रधानमंत्री की पूरी ताकत जो है युवा है देश के, जी जो प्रधानमंत्री की आंखों में अपने सपने देखते हैं, जी, आज प्रधानमंत्री उनको भी अपना दुश्मन बना रहे हैं। तो प्रधानमंत्री का या देश का भरोसा आप किस पर? मैं आपको टूल किट की बात को एक अलग अंदाज में ये कहता हूं जी, कि 6 जनवरी को या 6 फरवरी को, जब भी कैपिटल हिल पर जब हमला हुआ 6 जनवरी को, 6 जनवरी को हजारों लोगों ने हमला किया, हजारों लोग चढ़ गए और कई लोगों को मारना चाहते थे। आप जरा पता करके देखिए कि कितने लोगों के खिलाफ देशद्रोह के मुकदमे दर्ज हुए हैं वहां। जी, अगर हिंदुस्तान में इस तरह की कोई बात हो जाए तो लाखों लोगों के खिलाफ देशद्रोह के मुकदमे दर्ज हो जाएंगे। वहां पर क्या राष्ट्रपति ट्रंप के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज हो गया? हमारे साथ दिक्कत क्या है कि हम जो अपनी ताकत है, वो जो इकोनॉमिक स्ट्रेंथ है, वो तो अमेरिका की तरह बनाना चाहते हैं जी, पर जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो रूस और चीन का चाहते हैं। जी, तो ये जो टूल किट हम बना रहे हैं चीजों से निपटने के लिए, ये काउंटर प्रोडक्टिव हो सकती हैं। तो ये जो चल रहा है, मैं ये दिशा का मामला तो एक है, मामला चलेगा जी, क्योंकि जेल में और भी बहुत सारे लोग हैं जी, और बहुत सारे लोग अभी जाने वाले हैं, क्योंकि अब सरकार को जेलों की संख्या और जेलों की कैपेसिटी बढ़ानी है। देश में जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो अब जेल में बनने वाला है, जहां से जीडीपी देश की पैदा होने वाली है। जो डर से जो जीडीपी पैदा होने वाली है वो देश में असली समृद्धता लाने वाली है। आने वाले समय के लिए एक बड़े खतरे की और श्रवणकर जी इशारा कर रहे हैं, लेकिन ये खतरा अलका लांबा जी आपको और आप जैसे तमाम कांग्रेस से जुड़े हुए कार्यकर्ताओं को, जब आपका पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, जो शायद भावी राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हो, वो भी अपनी जेल जाने की संभावना जता रहा है, तो कितना डरा रहा है आपको ये पूरा माहौल और कैसे प्रतिकार करेंगे इसका? देखिए, डराने का प्रयास पूरी तरह से सत्ता का है कि किसी तरह डरा के खामोश कर दीजिए। इसका उदाहरण दे रही हूँ, गर्ग साहब ने यूं ही डर शब्द का इस्तेमाल नहीं किया जी। देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने पश्चिम बंगाल में सोशल मीडिया के अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए, वीडियो वायरल है, मिले तो दिखा दीजिएगा वरना मैं आपको व्हाट्सएप करती हूँ। बाकायदा कहा 50 लाख व्हाट्सएप ग्रुप बंगाल के चुनाव से पहले बन चुके हैं, हंसाइए और डराइए, ये शब्द देश के गृह मंत्री ने इस्तेमाल किया है कि सोशल मीडिया के 50 लाख ग्रुप में हंसाइए भी और जरूरत पड़े तो डराइए भी। आप देख रहे हैं किस तरह का डर पैदा करना चाह रहे हैं, सिर्फ एक मात्र अपने राजनीतिक बंगाल में चुनावों के लिए 50 लाख। और क्या ये जो टूल किट गूगल पे बनी है वो व्हाट्सएप से ज्यादा घातक है, जो 50 लाख बन चुके हैं, जिसे गृह मंत्री का समर्थन है, जो डराने की बात कर रहे हैं। तो मुझे लगता है चीजों को हल्के में ले रहे हैं जब गृह मंत्री ये बात कर रहे हैं, खुलकर कर रहे हैं और अपने कार्यकर्ता ताली बजाते हैं, क्योंकि उनको पता है जब वो डराने की बात कर रहे हैं व्हाट्सएप के 50 लाख ग्रुप पर, तो उनके पीछे कौन खड़ा है? उनके पीछे देश का गृह मंत्री खड़े हैं, जिनके अधीन दिल्ली की कानून व्यवस्था और पुलिस आती है। उनका बाल भी बात होगा। इसका उदाहरण दिल्ली दंगों में कपिल मिश्रा का आज तक गिरफ्तार ना होना है। अलका जी, मैं एक सवाल करना चाहता हूं थोड़ा इस विषय से जुड़ा हुआ ही, कितनी आत्मग्लानि या अपराध बोध कांग्रेस कार्यकर्ता या कांग्रेस नेता होने के नाते आपको वर्तमान परिस्थिति पर है? इस देश में राजद्रोह के इतिहास है, वो ये बताता है कि यह 1860 में अस्तित्व में आया था, 1870 में यह देश में आईपीसी का हिस्सा बना, 1947 में यह देश आजाद हुआ और 1947 से लेकर 2014 तक तमाम सालों तक कांग्रेस पार्टी का शासन रहा। पर 2019 के लोकसभा चुनाव के पहले कांग्रेस ने कहा अगर हमारी सरकार बनी तो हम ये धारा 124A को समाप्त कर देंगे। क्या इस बात की कोई ग्लानि अलका लांबा के अंदर पैदा होती है बतौर कांग्रेस कार्यकर्ता कि 1947 से लेकर 2014 तक के बीच में यह धारा आपने अगर समाप्त कर दी होती तो शायद इस परिस्थिति से हम लोग बच पाते? क्या ऐसा कोई अपराध बोध आता है? जो सहूलियत के लिए आपने इस धारा को बनाए रखा,
अब जब ये उलटकर आपको अपने सामने चुनौती के तौर पर दिख रही है तो कांग्रेस बहुत फड़फड़ा रही है। आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी अलका जी, देखिए, यूएपीए कानून 1967 में लाया गया, 54 साल पहले। पर जितने मामले, मैं आपको कह रही हूं, इतिहास उठाई, जितने मामले मात्र पिछले 4 सालों में दर्ज किए गए राजनीतिक हथकंडा बनाकर, वो 54 सालों में नहीं हुआ। पहली बात, हम आज इस बात को इसलिए कह रहे हैं कि हम आएंगे तो 124A जो राजद्रोह की धारा को खत्म करेंगे, क्योंकि आज उसका राजनीतिक जो है दुरुपयोग जो है वो केंद्र में बैठी सरकार कर रही है। अब मैं आपको एक बात कहती हूँ, हम आज परमाणु हथियार या परमाणु शक्ति देश है, और उस परमाणु का, या मैं कहूँ सेना पे खड़े जवान को हम हथियार दे रहे हैं, लेकिन अगर उस परमाणु का, अगर उन हथियारों का गलत इस्तेमाल होगा, 2 तरह के इस्तेमाल है, सेना के लिए इस्तेमाल है उस हथियारों का, और वही हथियार आतंकियों के हाथ में लग जाए तो क्या हो सकता है, ये आप हम जानते हैं। ये यूएपीए जो कानून है, ये 124A ये गलत हाथों में लग गया है, और उसका इस्तेमाल मैं फिर कहूंगी अपने राजनीतिक मकसद से अपने खिलाफ उठ रही आवाजों को कुचलने के लिए किया जा रहा है। अलका लांबा जी कहना कि 124A अब गलत हाथों में पड़ गया, लेकिन वो गलत हाथ कैसे हो सकते हैं? उन गलत हाथों को चुना तो हमने ही है, हमारे देश की सरकार, हमारे द्वारा निर्वाचित सरकार है, हमने अपनी पसंद से यह नेतृत्व सौंपा है और बिना किसी भ्रम के सौंपा है। एक स्पष्ट बहुमत की सरकार 3 दशक के लंबे अंतराल के बाद इस देश में अस्तित्व में आई है, तो सरकार को इतनी आसानी से खारिज कैसे कर दें? लेकिन एक बार फिर मैं आता हूं श्रीवास्तव साहब के पास में। और श्रीवास्तव साहब, किस बात से डर रहे हैं जो इतना डरा रहे हैं? यह सवाल श्रवण गर्ग जैसा प्रामाणिक पत्रकार सवाल उठा रहा है, उत्तर देना चाहेंगे या इसके लिए भी हमें किसी और के पास भेजना चाहेंगे? नहीं, श्रवण जी तो पूर्वाग्रहग्रस्त हैं जी, कहीं न कहीं वो पूर्वाग्रहग्रस्त होकर के जो उनका विश्लेषण है जी, वो पूरी तरह से पूर्वाग्रहग्रस्त है जी। और अलका लांबा जी जो बात कह रही हैं, और आप भी जो बात श्रीमान राहुल गांधी जी को लेकर के कह रहे थे जी, कि उन्होंने पणजी में ये बात कही जी, कि उनको भी गिरफ्तार होना पड़ सकता है। श्रीमान राहुल गांधी की बात को इस देश में कौन भरोसा करेगा जी? जब बालाकोट हुआ था तो उसका वो प्रमाण मांग रहे थे जी, और जब पाकिस्तान की संसद में वहां के पूर्व विदेश मंत्री ख्वाजा मोहम्मद आसिफ और पूर्व स्पीकर अयाज ने ये बात कही कि जो वहां के बाजवा जो जनरल थे उनके पैर कांप रहे थे जी, और 300 आतंकवादी वहां मारे गए थे, तो क्या राहुल गांधी देश के सामने आके माफी मांगे थे कि वो झूठ बोल रहे थे जी? इस तरह की अब तक इधर हालिया उनके 2-3 साल 4 साल के अगर बयान आप देख लीजिए तो एक झूठ और तथ्यहीन बातें वो करने वाले। एक सवाल करता हूं, इस देश में अगर विपक्ष का नेता कोई बात कहे तो आप उसे गंभीरता से नहीं लेना चाहते, लेकिन पाकिस्तान में वहां की सरकार की खिलाफत कर रहे नेता अगर कोई बयान दे देते हैं तो आप उसे गंभीरता से लेना चाहते हैं। पूर्व विदेश मंत्री ये बयान दे रहे थे, किस पार्टी के थे वो पूर्व विदेश मंत्री? उस पार्टी के थे जो इमरान खान की सरकार का विरोध करते हैं। वो क्या उस समय मौजूद थे जब बाजवा साहब के पैर कांप रहे थे? उस बात को आप बहुत गंभीरता से लेना चाहते हैं, पर राहुल गांधी अगर कोई बात कहते तो आप चाहते हैं कि उसे देश गंभीरता से ले, और आपके गंभीरता से लेने से तो प्रश्न ही नहीं उठता। कर रहे हैं और अलका लांबा उनको कोट कर रही हैं जी। आप मुझे बताइए कि क्या जब वो झूठ साबित हुई उनकी बात तो देश के सामने उन्होंने माफी मांगी थी? जी। जिस देश की मर्यादा के साथ वो खिलवाड़ कर रहे थे, जिस देश की बहादुर सेना के साथ खिलवाड़ कर रहे थे वो जी, तो आप ऐसे लोगों की जो बात है जी, वो उसमें न कोई दम है न कोई तथ्य है। मैं तो एक ही बात कह सकता हूं कि ये जो इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, इन्वेस्टिगेशन कोई दिशा रवि की कोई दुश्मनी ही नहीं है दिल्ली पुलिस से जी, कि उन्होंने उनको बिना किसी अकारण उनको जेल में बंद कर दिया जी। अगर कोई तथ्य उनके खिलाफ नहीं थे तो पुलिस ऐसे उठा के बंद करने वाली नहीं थी। और उनकी इन्वेस्टिगेशन हो रही है, इन्वेस्टिगेशन के तथ्य उसके निष्कर्ष आने दीजिए, उसके बाद आप जजमेंटल होइएगा। अच्छा हरीश जी, एक बात बताएं, क्या आपको नहीं लगता है कि इस किसान आंदोलन के संदर्भ में ना निपट पाने की बेचैनी आप लोगों से ये सब करा रही है? लंबे समय से कोशिश कर रहे हैं ये आंदोलन खत्म हो जाए, समय गुजरता जा रहा है, आंदोलन का दायरा बढ़ता जा रहा है। पहले महज आड़तियों का आंदोलन था, उसके बाद में केवल एक राज्य का आंदोलन हुआ, फिर हरियाणा के चंद लोगों का आंदोलन साथ में जुड़ गया, फिर 2 राज्यों का आंदोलन हो गया, टिकैत के आंसू निकले तो 2.5 राज्यों का हो गया।
अब सब तरफ आवाज दिख रही है। क्या आपको नहीं लग रहा है कि ये जो बेचैनी है, ये जो विफलता है, ये जो असफलता है, ये जो नाकामी है, इस आंदोलन को अभी तक खत्म ना करा पाने की, इसलिए इसके कभी खालिस्तानी कनेक्शन, कभी अंतर्राष्ट्रीय संपर्क, आपको नहीं लगता है कि पहली बार 7 साल के दौरान एक ऐसी चुनौती सामने आ गई है जिससे निपटने की राह नहीं सूझ रही है और इसलिए सब घटित हो रहा है? कांग्रेस की है जो सत्ता से बाहर है जी, कांग्रेस सत्ता से बाहर है, उसकी ये बेचैनी है। और वो किस रूप में किसान आंदोलन को लेकर के उनके सिर पे सवार होकर कैसे वो राजनीतिक स्पेस खोज लें, ये कांग्रेस पार्टी या उन विरोधी दलों की बेचैनी है जो लगातार इसको भ्रामक प्रचार कर रहे हैं। जी। जो किसान बिल का ड्राफ्ट कांग्रेस ने तैयार किया था, आज उसी को काला कानून बता रही है, कानून को काला बताती है। लेकिन अरे ये तो आपने बड़े कमाल की बात बताई हरीश जी। हम तो सोच रहे थे कि ये कानून जो है भाजपा ने बड़ी मेहनत से तैयार किए हैं, कानून तैयार कांग्रेस ने किए थे और उसे आप अपने नाम पर लेकर आ गए, यही स्वीकार रहे हैं आप? ये तो देखिए, कांग्रेस जो है स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट लागू करने की बात ये किसान आंदोलनकारी नेता भी करते थे। और ये राकेश टिकैत जी भी जब इस पे नीति आयोग ने बैठक बुलाई थी, उस बैठक में राकेश टिकैत भी शामिल थे और तब इन्होंने नहीं कहा था कि कहीं खराब है। और वही स्वामीनाथन रिपोर्ट जिसकी बात ये लोग कर रहे थे, वही स्वामीनाथन रिपोर्ट के जो तथ्य थे, जो काफी विषय हमारा अलग हो जाएगा हरिश्चंद्र जी। जिस स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट का हवाला दे रहे हैं, भारत सरकार 2015 में सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दे चुकी है कि C2 के आधार पर देना संभव ही नहीं है MSP। बहरहाल अलका जी कुछ हस्तक्षेप कर जा रही है, उनकी बात सुनते हैं और मनोज जी के पास में चलते हैं, क्योंकि फिर हम आखिरी बातचीत जो है श्रवण जी के साथ करेंगे। जी अलका जी, आप कुछ हस्तक्षेप करना चाह रही थी? टूल किट पे चर्चा और आकर वही किसान कानूनों पर आएगी, क्योंकि लड़ाई शुरू वहां से हुई थी और इसे षड्यंत्र बनाकर, अंतरराष्ट्रीय साजिश बनाकर, इस तरह से छात्रों को जो है वो शिकार बनाकर सिर्फ एजेंडे से भटकती है। घूम के आना वही पड़ेगा। क्यों नियत नहीं है? समर्थन मूल्य कानून मांगा जा रहा है। आप तो किसानों के साथ है ना, समर्थन करते हैं ना, एक अध्यादेश लाइए, पार्लियामेंट चल रहा है, कानून बना दीजिए। नियत नहीं है ना इन लोगों की। आरोप हम पर लगा रहे हैं, हम तो नहीं चाहते थे 370 हटे, मान लीजिए आपने क्यों हटा दी? कृषि कानून हमारा वाला लागू कर रहे हैं, यानी कि जो आपको सूट करे वो हमारा, जो नहीं करे वो उसका हो गया। अब मैं आपको सिर्फ ये बता रही हूँ, ये खेती का खून, ये पूरा एक काला कानून है। प्रधानमंत्री जी ने भी कहते रंग बता रहे हैं, समस्याएं नहीं बता रहे हैं। ये खेती का खून पूरी किताब राहुल गांधी जी ने लॉन्च की है। इसमें क्या आपत्तियां किसानों पर हैं? प्रधानमंत्री जी के पास अभी भी समय नहीं है किसानों से मिले, लेकिन राहुल जी मिले और ये किताब जारी की। अभी भी चाहेंगे दे देंगे। 18 संशोधनों के लिए जब किसान संगठनों से 11 बैठकें हुई, 18 संशोधनों के लिए भारत सरकार मानी है कि हम इस पर रोक भी लगा देंगे। आप समझ रहे हैं? पीछे तो आप हट ही रहे हैं। अब आप अपने नाक का प्रश्न बना लिया है, पूरा षड्यंत्र में व्यस्त कर दिया है, आवाजों को कुचल दिया जा रहा है, ये अलका जी का कहना है। लेकिन मैं मनोज जी वापस आपके पास में आता हूं और आपसे समझना चाहता हूं इसके कानूनी पहलुओं को एक बार फिर से। आपने इस बात से इनकार कर दिया कि यह कोई जमानत नहीं है, लेकिन जिस किस्म के गंभीर आरोप इन 3 सदस्यों पर लगाए गए, उसमें अकेली दिशा रवि इस समय पुलिस रिमांड पे हैं। क्या आप इस बात से इनकार करेंगे कि अगर उन्हें समय पर वकील उपलब्ध हो गया होता तो शायद उन्हें भी यह लाभ मिलता जो उनके बाकी 2 सहयोगियों को? यह बात इसलिए कह रहा हूं कि दिल्ली पुलिस का दावा है कि मूलतः जो इसकी षड्यंत्रकारी है वो आज जिनको जमानत मिली निकिता को, वह मूल है। जब मूल को जमानत मिल रही है 3 हफ्ते की, तो उसके सहयोगियों को तो जमानत का लाभ पहले मिलना चाहिए, ऐसा कानून के तमाम जानकार बताते हैं। आप कुछ इसके संदर्भ में राय रखेंगे? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस देश में जी जुडिशरी इंडिपेंडेंट बॉडी है, जी इलेक्शन इंडिपेंडेंट बॉडी है और पॉलिटिक्स इंडिपेंडेंट बॉडी है जी। और जब भी मामला सुप्रीम कोर्ट में चलता है तो उस पर पार्लियामेंट डिबेट नहीं करती है, कॉन्स्टिट्यूशन है जी। हमारे देश में आईपीसी है, सीआरपीसी है। कोई भी व्यक्ति भारत का अपराध करेगा, आईपीसी के सेक्शन का वायलेशन करेगा तो सीआरपीसी के अनुसार उसके खिलाफ एफआईआर होगी जी। अब वो एफआईआर गलत हुई, सही हुई, आईपीसी की सीआरपीसी ये कहती है जी। अगर आपको लगता है आपके खिलाफ गलत एफआईआर हुई है तो आपको 482 में एफआईआर क्वेश्चन के लिए हाईकोर्ट जाना चाहिए। कई मुकदमों में मैं हाईकोर्ट गया, हाईकोर्ट से एफआईआर क्वेश्चन कराई मैंने खुद।
जी। आपको जो भी तथ्य हैं, आपके खिलाफ, आप वहां थे ऑफेंस करने में, नहीं थे, आपने ऑफेंस किया नहीं किया, आपने टूल किट बनाया नहीं बनाया, तो आपको ये तथ्य 24 घंटे के अंदर हाईकोर्ट में रखने चाहिए। और दो बातें बताना चाहता हूं आपसे डॉक्टर हिमांशु जी। पहली बात, अगर पुलिस किसी को अरेस्ट कर देती है तो फिर एंटीसिपेटरी बेल नहीं डाल सकता वो व्यक्ति। ठीक बात है। उस केस में वकील साहब को जब हमें पता चलता है कि हमारा क्लाइंट जेल के अंदर है, तो हम उसमें रेगुलर बेल फाइल करते हैं। और रेगुलर बेल तभी फाइल होता है जब जेल में जाना पड़ता है, अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है, अपॉइंटमेंट लेके फिर साइन करने पड़ते हैं वकालतनामे, और जेल का जो वहां का सुपरिंटेंडेंट है, जेल विभाग उसको अटेस्टेड करता है, उसकी एज लिखी जाती है, एफआईआर लिखी जाती है, तब वो कागज लेके हम रेगुलर बेल कोर्ट में डालते हैं जी। पहली बात। दूसरी बात, रही बात दो शांतनु शिवलाल मुलुक की और निकिता जैकब की, ये पुलिस के हाथ आने से पहले ही इन्होंने एंटीसिपेटरी बेल डाल दी। पहले मैं क्लियर करना चाहता हूं, एंटीसिपेटरी बेल अलग चीज है और रेगुलर बेल अलग चीज है। कोई क्लाइंट हमारे पास आता है, कहता है साहब मेरे खिलाफ मर्डर का केस है और मैंने अपराध नहीं किया, तो हम उससे वकालतनामा साइन कर लेते हैं। पुलिस से उसको बोलते हैं घर में रहो या कहीं और रहो, इमीडिएटली हम एंटीसिपेटरी बेल फाइल कर देते हैं। और दूसरा क्लाइंट हमारे पास वो है जिसने पुलिस को अरेस्ट कर दिया, तो उस केस में हम जो है थाने में जाके वो साइन नहीं करवा के लाते हैं, हम उस केस में वो जेल में जाते हैं और जेल में जाके उससे अपॉइंटमेंट लेते हैं। कई बार अपॉइंटमेंट एक दिन मिलता है, कभी 2 दिन में मिलता है, और बल्कि सुप्रीम कोर्ट के लॉयर होने के बावजूद भी तिहाड़ जेल में जाते हैं। आज ही मैंने तिहाड़ जेल भेज के एक बच्चे का 376 में एफआईआर वकालतनामा में साइन करवाया। वकालतनामा वेरीफाई होता है कि वकील सही है नहीं है, और उसके बाद उसमें अटेस्टेड होता है, तब जाके रेगुलर बेल हम कोर्ट में फाइल करते हैं। और ये जो दो लोग हैं, निकिता जैकब और मिस्टर मुलुक, इनको भी रेगुलर बेल फाइल करनी पड़कर पुलिस इनको अरेस्ट करती है। इतनी जानकारी तो लगभग हमारे दर्शकों को भी है, रेगुलर बेल, एंटीसिपेटरी बेल, इन सब के संदर्भ में आपसे जानने में दिलचस्पी केवल इतनी है, आप कानून के इतने बड़े जानकार हैं, राजद्रोह का आरोप है इन दो लोगों के संदर्भ में, राजद्रोह, और उसके बावजूद भी औरंगाबाद और मुंबई हाईकोर्ट के द्वारा उनको तात्कालिक रूप से राहत मिली है। क्या दिल्ली पुलिस के दावों पर सवाल उठने के लिए यह राहत अपने आप में पर्याप्त नहीं है? बतौर कानूनविद इस पर कोई टिप्पणी करना चाहेंगे? मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा, मैं आपसे यह कहना चाहूंगा कि इस आईपीसी की धारा, चाहे वो राजद्रोह हो, मर्डर हो, रेप हो, चाहे वो पॉस्को हो, सबका प्रोसीजर जो लॉ होता है सीआरपीसी का, वो एक ही होता है जी। जो प्रोसीजर लॉ है सीआरपीसी हमारे देश में है, उसका प्रोसीजर लॉ, चाहे किसी पर राजद्रोह लगे, चाहे 376 लगे, चाहे मर्डर लगे, प्रोसीजर लॉ एक ही होगा, और बेल जो है कंसर्न कोर्ट में ही फाइल होगी जी। इसीलिए नहीं तो औरंगाबाद हाईकोर्ट बेल देती थी उसको। उन्होंने बोला हम आपको ट्रांजिट एंटीसिपेटरी बेल दे रहे हैं, आप 10 दिन, 3 हफ्ते नहीं, 10 दिन के अंदर आप जो है रेगुलर बेल लीजिए, कंसर्न कोर्ट में जाइए। मनोज जी उन सवालों के स्थान पर केवल कानूनी पहलुओं पर बात कर रहे हैं। बहरहाल उनका अपना नजरिया है, वो जिस नजरिए के साथ विषय को देखे। लेकिन मैं इस संदर्भ में आखिरी बातचीत के लिए एक बार फिर श्रवण जी की ओर रुख करता हूं। श्रवण जी, आपसे जानना चाहता हूं कि जिस प्रकार से समय के साथ यह साबित हुआ कि खालिस्तानी या अलगाववादी लोगों का आंदोलन है, यह बताकर भाजपा को बाद में लगा कि गलती हो रही है, और उसने उसके बाद अपने नेताओं को ऐसी बयानबाजी करने से रोका। स्वयं गृह मंत्री, प्रधानमंत्री ने भी उसे इस रूप में व्यक्त किया कि नहीं, जो आंदोलन कर रहे हैं वो किसान कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस ने भी जो ये दावा किए इस पूरे मामले के संदर्भ में, अब जो कुछ घटनाक्रम निकल कर आ रहा है, व्हाट्सएप चैट सार्वजनिक की जा रही हैं, जो टूल किट है वो सार्वजनिक हो चुकी है, कुल मिलाकर जितना गंभीर मामला बताया जा रहा है उसके मुताबिक तथ्य दे पाने में अभी तक तो दिल्ली पुलिस सफल होती दिख नहीं रही है। क्या आपको लगता है कि वापस यू टर्न पे जाना पड़ेगा और एक बार फिर जल्दबाजी में गलती हो गई है? मैं दो तीन चीजें निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार ने गलती सुधारी, खालिस्तानी ठीक कर लिया जी, तो इतनी देर कर दी उसको सुधारने में कि पंजाब के चुनाव में सफाया हो गया जी।
है ना। तो सरकार गलतियां सुधारेगी तो सही, सुधारना भी पड़ेगी। जी जो मैं मनोज जी की बात से समझ पाया इतनी देर में, जो जी मेरे दिमाग में गया थोड़ा बहुत, जी वो ये है कि आपको जेल तो जाना ही पड़ेगा। जी मतलब इस देश के नागरिक के लिए जेल जाना जरूरी है। जी जेल जाने से उसको कोई नहीं रोक सकता, और उसके बाद सारा काम जो भी होगा वकील करेंगे। जी हमारा जो प्रश्न है या हमारी जो चिंता है वो जी कि जेल क्यों जाना पड़ेगा। जी हमारी चिंता ये है कि जेल क्यों जाना चाहिए। जी व्हाट्सएप चैट्स तो अर्नब गोस्वामी की भी उजागर हो चुकी हैं, जी और बहुत सारी हैं व्हाट्सएप चैट्स। जी वो बन सकता है, इतनी लंबी है, जी तो वो तो बाहर है। हम जो परेशान हैं, या मेरी बात का जो मर्म है वो ये कि हमने रास्ता क्या चुना है। जी हम रास्ता डेमोक्रेटिक है कि नहीं है। जी देखिए, मैंने पहले भी कहा था, फिर कह रहा हूं कि मेरी चिंता दिशा रवि नहीं है। जी मेरी चिंता यह है कि किसानों के आंदोलन का अब क्या होगा। जी एक घटना ऐसी होती है, एक टूल किट उजागर होती है, और किसानों के आंदोलन पर पाला फिर जाता है, जी उनकी फसल पर बारिश हो जाती है। जी सरकार क्या किसानों के आंदोलन को या किसानों की बातों को का हल निकालने के लिए तैयार है या नहीं, या किसानों के आंदोलन से किसी अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र को जोड़कर कुछ लोगों को गिरफ्तार करके इस बातचीत को टाल के और आंदोलनकारियों को थका थका कर मार डालने की योजना है। और हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं, जी जैसा आपने ठीक कहा, और अलका लांबा जी के जवाब से मैं संतुष्ट भी नहीं हूं। जी डॉक्टर लोहिया भी कहते थे कि अगर प्रधानमंत्री नेहरू चाहते तो 15 अगस्त के अपने पहले भाषण में जी देश की आधी समस्याओं का हल ढूंढ लेते। जी तो इतने तमाम सालों में कांग्रेस ने वही किया। जी यानी भारतीय जनता पार्टी तो कांग्रेस के अनुभवों का लाभ ले रही है। मतलब जो जीएसटी कांग्रेस ने बनाई, बीजेपी लागू कर रही है, जो आपातकाल कांग्रेस ने लागू किया, भारतीय जनता पार्टी उस मार्ग पर है। जिन कानूनों का इस्तेमाल कांग्रेस ने किया अपने विरोधियों के खिलाफ, संख्या कम ज्यादा हो सकती है कि पिछले एक दशक में राजद्रोह के 10,000 मुकदमे आए, जी उसमें से 60% पिछले 4 साल में, 6 साल 14 के बाद। जी परसेंटेज का फर्क हो सकता है। कांग्रेस को कभी उम्मीद ही नहीं थी कि उसको सत्ता से बाहर जाना पड़ेगा, इसलिए उसने कभी कानून बदले ही नहीं। जी चिंता यह है कि अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में हमारी छवि क्या बन रही है, और ग्रेटा थुनबर्ग को दुश्मन बना लें, रियाना को बना लें, या सारी दुनिया को बना लें, हम कहां देश को ले जाना चाहते हैं। हम कहां देश को ले जाना चाहते हैं, इस बात पर ही हम इस बहस को, इस चर्चा को आज खत्म करते हैं। महत्वपूर्ण मुद्दा यह है कि देश को एक लंबे अंतराल के बाद एक स्पष्ट बहुमत की सरकार मिली, जिसके साथ बहुत सारी उम्मीदें, बहुत सारी आकांक्षाएं देश की जनता की जुड़ी हुई हैं। सरकार उस अनुसार काम करने की अपने स्तर पर चेष्टा भी कर रही है, लेकिन सरकार ये क्यों चाहती है कि उसके फैसलों को देश की जनता स्तर झुका के केवल स्वीकार करे? क्या एक लोकतंत्र के अंतर्गत सवाल उठाना सरकारों को इस कदर अखरेगा, और इस कदर अगर अखरेगा तो वाकई लोकतंत्र रह पाएगा? ये चिंता श्रवण गर्ग जैसे तमाम बुद्धिजीवियों की है और सामान्य नागरिकों की भी है। देखना यह है कि इस चिंता के साथ क्या जो लोग सत्ता में हैं वो अपने सरोकार रख पाएंगे, और अगर रख पाएंगे तो जो श्रवण गर्ग जी ने कहा है कि इस आंदोलन का हश्र क्या होगा, अगर ये सरोकार रख पाएंगे तो निश्चित रूप से हश्र सकारात्मक निकल जाएगा। इस उम्मीद के साथ आप सभी का धन्यवाद। समय है अब आज के शेर का। हमारा आज का शेर वर्तमान हालात को समर्पित करते हुए यह है कि ऐसा भी क्या मिजाज कि उतना उबल पड़े, ऐसा भी क्या मिजाज
कि उतना उबल पड़े, बस एक जरा सी बात पे खंजर निकल पड़े। प्रकाश फिक्की ने जो ये लिखा था वो वर्तमान में जो कुछ घटित हो रहा है ना, इसी पर बड़ा माकूल है। उम्मीद है कि लोग समझेंगे और जो खंजर बाहर निकले हैं वो वापस अंदर रख लिए जाएंगे। इस उम्मीद के साथ मुझे दीजिए याद, कल फिर मिलते हैं नए विषय के साथ। प्रणाम।